प्यारे बच्चों, क्लास 11th का 6 तारीख को साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग में है। उसी का मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साइकोलॉजी के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में संधि की संख्या कितनी होती है? तो 10 करोड़। अधिविक्ट ग्रंथि कहाँ अवस्थित है? तो गुर्दों के ऊपर। विस्मरण के स्वरूप को समझने का सर्वप्रथम कर्मिक प्रयास किसने किया था? तो एबिंगहास ने। बच्चों का पूर्व पाठशालीय अवस्था को कब से कब तक मानी जाती है? तो 3 से 6 वर्ष। भारत के किस विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठशाला आरंभ किया गया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में। छठा है, जिस वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण में प्रेक्षण उस व्यवहार को स्वयं करता है जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सहभागी प्रेक्षण। फिर है, संरचनावादी सिद्धांत की स्थापना कब हुई थी? तो 1896 ईस्वी में। आठवां है, प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा दे। तो प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उद्दीपन का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात प्रत्यक्षीकरण एक जटिल संज्ञात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उपस्थिति उद्दीपन का तत्कालीन ज्ञान प्राप्त होता है। जिप्सन के अनुसार प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, उत्तेजना से सूचनाओं को निकालने की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उपरोक्त परिभाषा के वर्गीकरण से प्राप्त तथ्य इस प्रकार। प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया द्वारा किसी उद्दीपन का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्षीकरण से तत्कालीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपन की उपस्थिति अनिवार्य है। नौवां है, अधिगम मतलब सीखने की परिभाषा दे। तो सीखना बहुत व्यापक शब्द है। इस मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहार के सहारे होती है। सीखने से प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन होता है। सीखने में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अनुभव या अभ्यास पर आधारित होता है और उससे समायोजन में सहायता मिलती है। मॉर्गन और गिरीलैंड ने सीखने की परिभाषा इस प्रकार दी, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप जीव के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए भी जीव द्वारा धारण किया जाता है। उपरोक्त परिभाषा में निहित तथ्य इस प्रकार है। पहला, सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखा हुआ व्यवहार कुछ समय तक व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी रूप से बना रहता है। सीखा हुआ व्यवहार अचानक नहीं होता है, यह अनुभव अथवा अभ्यास पर आधारित होता है। सीखने के पीछे अभिप्रेरणा कार्य करता है। सीखा हुआ व्यवहार का मापन संभव है। 10वां है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दे। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो हमें यह बताती है कि सीखने के मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का व्यवहार कर किस तरह शिक्षा को अधिक रोचक तथा शिक्षार्थी के व्यक्तित्व को पूर्ण रूपेण विकसित बनाया जा सकता है। यह मनोविज्ञान की शाखा शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया और सीखने की परिस्थिति को संयुक्त कर विषयगत अध्ययन को पूर्ण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने वाले की योग्यता, वृद्धि, अभिरुचि, व्यक्तित्व, प्रेरणा आदि के संबंध में विस्तृत रूप से अध्ययन करता है जिसकी सहायता से किसी विषय को आसानी पूर्वक सीखा जा सके। यह विभाग शिक्षार्थियों के साथ साथ अध्यापक के गुणों, उसके व्यवहार और अध्ययन विधि की भी जानकारी देता है। शिक्षा मनोविज्ञान यह भी स्पष्ट करता है कि शिक्षा यही लाभप्रद होती है जो व्यक्ति को योग्यता तथा अभिक्षमता को ध्यान में रखकर दी जाए। 11 है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु बतलाइए। तो मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार तथा अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान है। प्राणी वातावरण के उद्दीपन से प्रभावित होकर उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। इस अनुक्रिया को व्यवहार कहा जाता है। अनुक्रिया करने के पहले उसमें एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। अतः मनोविज्ञान के विषय वस्तु में प्राणी का व्यवहार तथा अनुभूति दोनों का अध्ययन सम्मिलित है। व्यवहार बाह्य तथा आंतरिक 2 प्रकार के होते हैं तथा अनुभूति चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन 3 प्रकार के होते हैं। व्यवहार तथा अनुभूति के इन सभी प्रकारों का अध्ययन मनोविज्ञान में होता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान वुंड के संरचनात्मक के विरुद्ध अपनाई जाने वाली नई धारणा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में प्रचलित हुआ। इसके अनुसार जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा
प्रत्यक्षित अनुभव प्रत्यक्ष के अवयवों के समस्त भाग से अधिक होता है। अनुभव समग्रतावादी होता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का प्रमुख आधार मन के अवयवों की अवहेलना करते हुए प्रत्याशित अनुभवों के संगठन पर अधिक ध्यान देना है। उदाहरणार्थ, बल्बों की रोशनी को देखकर प्रकाश की गति का अनुभव होना अथवा चलचित्र देखने के क्रम में स्थिर चित्र को गतिमान मान लेते हैं। 13 है, अनुपयुक्त मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो सभी मनोविज्ञान अनुप्रयोग का विभव रखते हैं तथा स्वभाव से अनुप्रयुक्त होते हैं। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान हमें वह संदर्भ देता है जिसमें अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांतों एवं नियमों को सार्थक ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। बहुत से क्षेत्र जो पिछले दशकों में अनुसंधान केंद्रित माने जाते थे, वे भी धीरे धीरे अनुप्रयुक्त केंद्रित होने लगे हैं। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान को मूल मनोविज्ञान भी माना जा सकता है। 14 है, मनोविज्ञान किस तरह से एक विज्ञान है? तो प्राकृतिक विज्ञान जैसे रसायन शास्त्र, भौतिकी आदि के समान मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है। किसी भी शास्त्र को विज्ञान कहलाने के लिए अन्य बातों के अलावा उसकी अध्ययन विधि का वैज्ञानिक होना अनिवार्य है। मनोविज्ञान इस कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है। मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि के अलावा जितनी भी विधि का उपयोग होता है सभी वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ है। इतना ही नहीं, मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने के लिए अन्य दावे भी है जो काफ़ी मजबूत है। जैसे मनोविज्ञान में आनुभविक प्रेक्षण, परिमापन, प्रयुक्तता, जांच, पुनरावृत्ति, क्रमबद्धता आदि का गुण भी पाया जाता है। इन गुणों से मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने का दावा स्वतः मजबूत होता है। 15 है, मनुष्य में भाषा का अर्जन किस प्रकार होता है? लिखे। तो मनुष्य में भाषा अर्जन में प्रकृति और परिपोषण का योगदान महत्वपूर्ण होता है। व्यवहारवादी B.M. स्किनर के साथ साथ अनेक विद्वानों का मानना है कि साहचर्य, अनुकरण तथा पुनरावलोकन को अपनाकर ही भाषा अर्जन का आरंभ किया जा सकता है। समान तौर पर भाषा के अर्जन के लिए भाषा में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जानना, कथन को समझने की क्षमता बढ़ाना, शब्दावली का निर्माण, वाक्यों की संरचना एवं आशय को पहचानना तथा शुद्ध उच्चारण की कला सीखना आदि शामिल है। दूसरे दृष्टिकोण से यह भी माना जा सकता है कि भाषा अर्जन के लिए उत्तम स्वास्थ्य, उचित बुद्धि का विकास, सामाजिक प्रथाओं अथवा नियमों का ज्ञान, आर्थिक दशाएं, संपन्नता, परिवेश, जन्म क्रम, आयु, यौन आदि कारकों पर भी ध्यान रखना अनिवार्य होता है। भाषा अर्जन का आरंभ जन्म कर्दन से होता है। इसके बाद विस्फोटक ध्वनियाँ, बलबलाना, हाव भाव के साथ अस्पष्ट ध्वनि के द्वारा विचार प्रकट करना आदि पाए जाते हैं। शिशुओं की मौन अवस्था के पश्चात 1 वर्ष की उम्र में वह पहला शब्द बोलता है। 2 वर्ष की उम्र तक भाषा एवं विचार का विकास अलग अलग स्तर पर होता है। भाषा अर्जन में अलग बगल में उत्पन्न ध्वनियों का अनुकरण क्रमिक रूप से वांछित अनुक्रिया के समीप ले जाता है। फलतः प्रभाव में आने वाला बच्चा सार्थक वाक्य के रूप में भावना को व्यक्त करना सीख लेता है। बड़े होकर मनुष्य कहानी, साहित्य, नाटक, वार्तालाप, पत्र पत्रिकाओं माध्यम से भाषा संबंधी ज्ञान का अर्जन करता है। किसी विशिष्ट भाषा से संबंधित व्याकरण का ज्ञान, शब्द युग्मों का प्रयोग, पर्यायवाची शब्द, अलंकार आदि को जानकर कोई व्यक्ति भाषा ज्ञान को समृद्ध बनाया है। 16 है, अभिप्रेरणा के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। तो अभिप्रेरणा का संप्रत्यय इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में गति कैसे आती है। किसी व्यक्ति किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो किन्हीं अंतर्नाद शक्तियों का नतीजा होती है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा के लिए प्रयुक्त अभिप्रेरक के समान स्थितियां होती है जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के लिए पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसी कारण अभिप्रेरणा की व्यवहारों का निर्धारक माना जाता है। मूल प्रवृत्तियां, अंतर्नाद, आवश्यकताएं, लक्ष्य एवं उत्प्रेरक अभिप्रेरणा के विस्तृत दायरे में आते हैं। किसी आवश्यक वस्तु का अभाव जैसे भूख, प्यास, तृष्णा या न्यूनता की आवश्यकता कहलाते हैं। आवश्यक अंतर्नाद मतलब आंतरिक बल को जन्म देती है। किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए गए प्रयास अथवा उत्पन्न तनाव या उद्वहन को अंतर्नाद रूपी बल की तरह प्रयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। लक्ष्य मिलने के बाद आवश्यकता को तीव्रता शून्य हो जाती है, प्रयास घट जाता है अर्थात व्यक्ति सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है। जैसे एक छात्र बरसात में कीचड़ भरे रास्ते से होकर पैदल विद्यालय चला जाता है। विद्यालय जाने की इच्छा बताने का कारण किसी प्रकार के लक्ष्य की पूर्ति करना है, ज्ञान प्राप्ति से मिलना, घर के कामों से मुक्त होना, माता पिता को खुश करना आदि में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा से एक आंतरिक बल का आभास होता है जिसके प्रभाव में छात्र विद्यालय जाने को तत्पर हो जाता है। यहाँ क्रियाशील आंतरिक बल को ही अभिप्रेरणा मान सकते हैं। अर्थात अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है
जो व्यक्ति के व्यवहार को अभिष्ट दिशा व गति के साथ बदलने के लिए शक्ति प्रदान करना है तथा किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति की ओर व्यक्ति के व्यवहार को मोड़ने का कार्य करता है। भूखे के द्वारा भोजन खोजने के लिए, प्यासे को पानी पीने के लिए जो आंतरिक बल उकसाता है, प्रोत्साहित करता है, उसे अभिप्रेरणा मान सकते हैं। जीवन में अधिकांश व्यवहारों की व्याख्या अभिप्रेरणा या अभिप्रेरकों के आधार पर की जाती है। अभिप्रेरक व्यवहारों का पूर्वानुमान करने में भी सहायता करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति संवेगों की अभिव्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है? तो संवेगों को अभिव्यक्त करने में संस्कृति का विशेष योगदान। संवेगों का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति या मित्र प्रसन्न है या दुखी है, क्या वह हमारी भावनाओं को समझ पाता है या नहीं। संवेग एक आंतरिक अनुभूति है जिसका दूसरे सीधे प्रेक्षण नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं। संवेगों का अनुमान केवल उनके वाचिक अथवा अवाचिक अभिव्यक्तियों के द्वारा ही होता है। ये वाचिक या अवाचिक अभिव्यक्तियाँ संचार माध्यम का कार्य करते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करने तथा दूसरे की अनुभूतियों को समझने में समर्थ होते हैं। संस्कृति एवं संवेगात्मक अभिव्यक्ति। तो अध्ययनों से यह पता लगता है कि अधिकांश मूल संवेग सहज एवं जन्मजात होते हैं और उसे सीखना नहीं पड़ता। अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि संवेगों विशेषकर चेहरे की अभिव्यक्तियों के प्रबल जैविक बंधन होते हैं। उदाहरण के लिए वे बालक जो जन्म से दृष्टिहीन हैं तथा जिन्होंने दूसरों को मुस्कुराते हुए या दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा है, वे भी उसी प्रकार मुस्कुराते हैं अथवा माथे पर बल डालते हैं जिस प्रकार समान दृष्टि वाले बालक। किंतु विभिन्न संस्कृति की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि संवेगों में अधिगम की प्रमुख भूमिका होती है। यह दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, सांस्कृतिक अधिगम संवेगों के अनुभव की अपेक्षा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कुछ सांस्कृतिक से मुक्त संवेग अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जबकि कुछ सांस्कृतिक मॉडलिंग तथा प्रबलन के माध्यम से व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से संवेगों के रूप में प्रकट करती है। बच्चों देख लीजिए, थोड़ा लंबा आंसर है, इसको आप लोग शॉर्ट कर लीजिएगा। धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इतना लंबा नहीं लिख पाइएगा, लेकिन इसको शॉर्ट कर लीजिएगा। मुख्य बात को ही लिख दीजिएगा, कम से कम आधा पेज, तो आपको नंबर मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति अध्ययन प्रविधि की व्याख्या करे तथा उसके गुण दोष की विवेचना करे। तो ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। मेन है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, इसीलिए इतना लंबा है। आप लोग इसको देख सकते हैं। व्यक्ति के अध्ययन पद्धति के गुण इस प्रकार हैं। तो ये पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। फिर है यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की सीमाएं। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 19 नंबर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन है जो लास्ट है। स्मरण किसे कहते हैं? स्मरण में सन्निहित प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, बहुत लंबा है। यहाँ पर बताया गया कि स्मरण कितने प्रकार होते हैं। तो सीखना है, धारण करना, पुनर्स्मृति है और पहचानना या प्रत्याभिज्ञता है। ये स्मृति के पार्ट है, या देख सकते हैं यहाँ। सब पुनरावृत्ति का व्याख्या किया गया, पहचान का व्याख्या किया हुआ है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मतलब यहाँ जो पार्ट बताया गया है उसी का यहाँ व्याख्या, जैसे सीखना, इसका व्याख्या किया गया है। धारण का व्याख्या किया गया है। धारण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइकोलॉजी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और यदि इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो क्रोम ब्राउज़र में जाकर वहाँ आपको लिखना है drgp82.elogsspot.com लिख कर सर्च मारिएगा और उसी में सबसे नीचे में आके वहाँ पर आपको क्लास 11th मॉडल/एग्जामिनेशन गेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करके लिखा होगा। उसी में आपको ये PDF रूप में मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।